मॉर्निंग स्प्रिंटर्स। आज हम करने वाले हैं दिसंबर 21, 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है पेज नंबर 1 से, दैट इज़ डिफाइनिंग टेरर टू डेथ फॉर लिंचिंग। एलएस यानी कि लोकसभा नोड फॉर 3 बिल्स ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज। शाह सेज एंडिंग सिंबल्स ऑफ स्लेवरी टेक्स इटली माइंडसेट स्वाइप एट कांग्रेस। क्या बात की जा रही है? देखिए, हमें पता है कि पार्लियामेंट से अब 141 से ज़्यादा ऐसे पार्लियामेंट्रियंस हैं या फिर ऐसे एमपी हैं जो कि अपोजिशन से बिलोंग करते थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है विंटर सेशन के लिए। और उसी के बीच में अब ये जो एमपी 141 थे, इनमें से ऑलमोस्ट 41 एमपी जैसे थे आपके जो राज्यसभा से बिलोंग करते थे एंड 76 ऐसे थे जो लोकसभा से बिलोंग करते थे। अब हम आगे बढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जब ये सस्पेंशन हुआ है, उसी के बाद लोकसभा के अंदर जो 3 आपके क्रिमिनल लॉज है, जिनको आईपीसी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि था आईपीसी 1860, सेकंड आपका लॉ था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि था 1973, एंड लास्ट वॉज इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि आया था 1872 के अंदर। ये जो 3 एक्ट थे, इनको बदलने के लिए दोबारा से नए 3 एक्ट लेके आ चुके हैं, मतलब कि और पास करवा लिया गया है उनको लोकसभा से। जो पहला बिल है उसको हिंदी में अब की बार लिखा गया है। पहला होगा आपका भारतीय न्याय संहिता 2023। सेकंड इस पे लिखा होगा क्योंकि ये दूसरी बार लोकसभा में प्रेजेंट किया गया और पहली बार इसमें कमी बताकर इस पर दोबारा से ये बात किया था कि विचार किए जाने चाहिए। दूसरा बिल जो कि आया है क्रिमिनल का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह पर, वो होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आई है आपकी 2023 के अंदर, अगेन इसी नाम से जानी जाएगी। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो होगा वो जाना जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो ये अलग अलग टाइम पर आए थे। पहले कोई 1860 में आया था, फिर 1872 में आया था, फिर 1973 में आए थे। अब ये तीनों बिल्स को एक ही टाइमलाइन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। तो चलिए पहले एक बार उन बदलाव की तरफ नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जैसे लॉज को पहली बार ऐसा बना दिया गया है ना कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर ऐसा अलग क्या क्या किया गया है जो पहले नहीं था। सबसे पहले तो आपके एक चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, उसकी डेफिनेशन दे दी गई है, राइट। यानी कि उसकी परिभाषा से उसको बता दिया गया है कि एक बच्चा किसको माना जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे की गई है, ट्रांसजेंडर को इंक्लूड कर लिया गया है डेफिनेशन ऑफ जेंडर के अंदर। जब आप जेंडर की डेफिनेशन पहले देते थे तो 2 जेंडर्स को इंक्लूड किया जाता था, जो कि होते थे मेल फीमेल, राइट। लेकिन अब यहाँ पर एक और जो जेंडर के अंदर डेफिनेशन है वो दे दी गई है ट्रांसजेंडर के लिए, जबकि अभी अदर से कुछ समय से पहले से डॉक्यूमेंट्स में भी इसका ऑप्शन आने लगा था, लेकिन उससे पहले जब ये सुविधाएं नहीं थी तो इस तरीके से 2 ही जेंडर्स को माना जाता था। तो ये एक स्टेप लिया गया है। थर्ड, यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, मान लीजिए आपने कोई पीडीएफ बनाया, समथिंग यू मेड आउट ऑफ योर रिसर्च एंड एनीथिंग, उसके बाद उनको भी एज अ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर रखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ से इसको हमें रिलेट करना पड़ेगा। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स का रिलेशन का क्या मतलब है। ये समस्या आ रही थी जब आपका न्यू जो ये टेलीग्राफ बिल आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके अंदर जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स अगर कोई भेज रहा है वहाँ से या कुछ आ रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स में जो नए आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर ईमेल वगैरह होती, ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि ये नया आया था। पहले वो बहुत पुराना बन चुका है। तो शायद हो सकता है कि उसी रिलेशन में यहाँ पर इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया हो। नेक्स्ट है कि जैसे कि नए ऑफेंसेस है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है कि आप सोच समझकर कोई क्राइम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो ये 4 लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर जाकर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया था, इन लोगों ने पहले 2 साल तक लगातार मिलकर प्लानिंग की, तो वो ये कैटेगरी होती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कि आप प्लान कर रहे हो, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करके उसको अच्छे तरीके से तब आप वो क्राइम कर रहे हो। नेक्स्ट हम देख पाएंगे कि टेररिस्ट की भी यहाँ पे कुछ है कि जैसे कि हम लोगों ने यूपा लगाया हुआ है, अनलॉफुल
एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो उनके अंडर कुछ लोगों को जिन पे शक होता है कि शायद वो लोग आतंकवादी हो सकते हैं या टेररिज्म का कुछ हो सकता है, तो भी उनके ऊपर एज अ क्राइम यहाँ पर उनको रख लिया गया है कैटेगरी के अंदर। मॉब लिंचिंग क्या होती है? मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग होती है जब भीड़ द्वारा किसी इंसान की हत्या कर दी जाए केवल शक के बुनियाद पर। मान लीजिए किसी भीड़ को ये डाउट होता है कि ये वो इंसान है और इसने कुछ गलत किया, और वो लोग सब मिलके इसको एज अ हत्या कर देते हैं, मार देते, तो उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। अब भीड़ को कौन गिरफ्तार करेगा, लेकिन मॉब लिंचिंग के लिए भी यहाँ पर अगर कर देते हैं और पता चल जाता है लोगों को, तो 10-10 साल की जेल से लेकर डेथ पेनल्टी लगा दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं कि एक पहले क्या होता था कि अगर आपने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है तो उसको भी एज अ क्राइम की तरीके से देखा जाता था, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल कम है क्योंकि किस किस को गिरफ्तार करेंगे इस बहाने से, तो इसी वजह से इस जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है इसको डिलीट कर दिया गया है। ऑलराइट, अब अगर कोई इंसान सुसाइड करना चाहता है तो वो एज अ सुसाइड किया है वो एज अ क्राइम होगा, लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि, और ये सबसे अच्छा वाला जो आया है, ये किया गया है कम्युनिटी सर्विसेज। देखिए, इंसान को एक बार सुधरने का मौका मिलना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर कोई छोटे मोटे क्राइम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 5,000 रुपये से कम की चोरी कर ली है, अब उस इंसान को जेल में ना डालकर रेदर उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या मिलेगी? कम्युनिटी सर्विस की। और कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस है, इसमें बोल दिया जाए कि आप यहाँ पर जाइएगा और जाकर कम्युनिटी के जो पार्क्स हैं उनको साफ करना है एक महीने तक, 1 मंथ तक। ये आपकी कम्युनिटी सर्विस होगी, क्योंकि पार्क में सब लोग आ रहे हैं, कम्युनिटी का पार्क है वो, राइट। तो इस तरीके से ऐसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी जो पूरी कम्युनिटी, जो पूरा का पूरे लोग हैं उनके फ़ायदे में हो, और आपको उतने टाइम तक वो करना ही पड़ेगा सो दैट आप सुधर सको। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे ही किसी पे थप्पा ना लगा के ये एक अच्छा बदलाव किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे सबसे पहले बता रहे हैं कि कोई भी अगर ऑफेंडर है उसको डिक्लेयर करने का, उसको प्रिकॉर्ड करने का जो क्लेम्ड होता है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ऐसे 19 ऑफेंसेस माने जाते थे जिसके अंदर रेप नहीं होता था, जो एक ऑफेंडर को बनाते थे कि ठीक है ये एक ऑफेंडर है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी ये आपके ऑफेंसेस होंगे जिनको बढ़ा दिया गया है उनकी पनिशमेंट 10 साल या 10 साल से बढ़कर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बदलाव लाया गया है जो कि है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका अरेस्ट जो 3 साल से कम होने वाला है, मान लीजिए कि 3 साल से कम उसको जेल, ऐसा कोई ऑफेंस है, तो उसके लिए वहाँ पर उसको प्रायर मतलब कि अरेस्ट करने के लिए आपको एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की हामी चाहिए होगी कि अगर वो कहते हैं कि ठीक है जाओ उसको अरेस्ट कराओ तो वहाँ पर अरेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आपकी अगर पुलिस कस्टडी होती थी तो लास्ट 15 डेज़ के अंदर पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता था और फिर उसके बाद छोड़ देना होता था, लेकिन ये टाइम अभी बढ़ा दिया गया है 40 से 60 डेज़ तक का। यानी पुलिस की कस्टडी में 40 से 60 दिनों तक एक जो डिटेंटी है उनको रखा जा सकता है, और अगर वो लोग बेल के लिए डालते हैं, अपील करते हैं, तो अगर वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो उस समय के बाद भी इस रिफ्यूज़ल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो रिफ्यूज़ हो गया तो हो गया। इसके अलावा ट्रायल्स वगैरह को इन अब्सटेंसिया ट्रायल इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर कोई इंसान आ नहीं पा रहा है तो भी उसके ऊपर ट्रायल कैसे होगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने फ़ोन मोबाइल के ऊपर बैठकर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है एफआईआर उसको वहाँ पर कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है जो कि प्री में पूछा जा सकता है, जीरो एफआईआर का। तो जीरो एफआईआर क्या होता है, अब यहाँ पर आए क्या है तो मैं समझा देती हूँ। जीरो एफआईआर होता है जब आप मान लीजिए आपका पुलिस स्टेशन है या आप कहीं के निवासी हैं, आपको वहाँ पे कोई क्राइम रजिस्टर करवाना है, आपका फ़ोन कहीं पे गुम हो गया था, फॉर एग्जांपल जिस टेरिटरी में वो गुम हुआ, मान लेते हैं इसको कि वो टेरिटरी आपकी थी नॉर्थ दिल्ली, लेकिन आप क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे तो मेट्रो में चल रहे थे, उसके बाद आप आगे बढ़ते गए और आप साउथ दिल्ली के किसी एक जगह पर पहुंच गए और तब आपको समझ में आया कि आपके साथ ये दुर्घटना हो गई है। अब आपको लगा कि नहीं मुझे सबसे पहले एफआईआर लॉन्च करनी है, तो आप गए इसी साउथ दिल्ली के किसी एक लाजपत नगर मान लीजिए और वहीं के आप
नॉर्मल पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर आप 0 एफआईआर करवा सकते हैं कि आप उस जगह पे आपका कुछ साथ हुआ नहीं है, लेकिन वो एफआईआर फिर भी आपकी रजिस्टर वहाँ पे हो जाएगी। और यही एग्जांपल आप छोटे लेवल की बजाय अगर बड़े लेवल पे देखेंगे कि कोई दुर्घटना हुई है जम्मू कश्मीर में और आप पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी के अंदर, तो भी आप 0 एफआईआर कन्याकुमारी के अंदर जम्मू में हुए दुर्घटना के बारे में करवा सकते हैं। तो इसलिए बेनिफिशियल होता है। खैर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था तो हमने एक बार देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बेल एक्विटल जो केसेस होते हैं, यानी कि जिसके अंदर एक्विटल क्या होता है कि अभी तक जो गुनाह है वो नहीं हो पाता, साबित नहीं हो पाता है, या फिर उनको निर्दोष जो होते हैं तो उनकी जो बेल है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया है कि थोड़ा आसानी से, ताकि उनको बेल मिल सके। टाइमलाइन, बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे हैं जिनके लिए टाइमलाइन निर्धारित करती है कि समय की सीमा है कि इतने समय में इनको आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा कि जैसे ट्रांसपेरेंसी वगैरह को बढ़ाने के लिए। क्यों होगा ऑडियो वीडियो का कि मान लीजिए पहले कोई विक्टिम है या कोई आपका विटनेस है, वो आके अपनी स्टेटमेंट देता है तो ऑडियो में और वीडियो में रिकॉर्ड करवा सकता है, ना कि उसको बार बार कोर्ट आना पड़े और उसकी सेफ्टी के ऊपर कोई कंसर्न आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विक्टिम की भी यहाँ पर डेफिनेशन जो है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है। एक्सपेंड क्या होता है? बढ़ा दिया गया है। विक्टिम कौन होता है? जिसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। तो जो विक्टिम होता है उसके साथ यहाँ पर उसकी डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उसके अंदर विक्टिम इन्फॉर्मेट अबाउट प्रोग्रेस इन द प्रोज, ये पुलिस के ऑफिसर के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी लगा दी गई है कि वो कोई भी विक्टिम के साथ कुछ होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके समय सीमा के अंदर रहते हुए उसको प्रोवाइड करवानी पड़े, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और नेक्स्ट हम चलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली इंडियन एविडेंस एक्ट है। कि साक्ष्य क्या होता है? एविडेंस, यानी आपको जो साक्ष्य है वो दिखाना है। इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन के अंदर रख लिया गया है। सेकेंड हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, स्टेटमेंट वगैरह जो आती है इलेक्ट्रॉनिक जिसको रखा जाता है, कोई आप वीडियो कॉल पे करके कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनको भी एज ए डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, एविडेंस एज ए देखा जाएगा। और भी काफ़ी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर प्राइमरी एविडेंस की तरह से माना जा रहा है, उसको प्रॉपर स्टोरेज हो जाना चाहिए, ब्रॉडकास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। फिर कहते हैं कि लीगल एडमिनिस्ट्रेबिलिटी एंड वैलिडिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज अ एविडेंस। फिर कहते हैं कि हस्बैंड और जो वाइफ है उनको एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस रखा गया है एक दूसरे के अगेंस्ट। मतलब मान लीजिए कोई स्पाउस है, कोई एक हस्बैंड है जो बाहर जाता है और उसने कोई क्राइम कर दिया है, उसके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, तो वाइफ को एज अ विटनेस मान लिया जाएगा। पहले क्या होता था? ऐसा माना जाता था कि इसकी फीलिंग इसके साथ है तो ये एज अ विटनेस नहीं रखी जाएंगी, लेकिन अब उसको इंक्लूड कर लिया गया है। और यहीं पे ये आर्टिकल ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ए मोरल फेलियर। अब ये जो हमारा न्यू बिल्स थे, इससे सिर्फ प्री के अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है या कंसर्न के ऊपर इसका क्वेश्चन आएगा कि क्या क्या गलत हुआ है, क्यों हुआ है, तो वो हम पहले पे डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया गया है। सेकंड चीज़ है, अगर इनके कंसर्न की मेंस के ऊपर यहाँ पर बात की जाए तो और क्या कंसर्न था कि आर्टिकल्स को चेंज कर दिया, लोकेशन वगैरह को उनकी चेंज कर दिया है। जो आर्टिकल्स भी नहीं बोल सकते, सेक्शंस को बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो पहले 3 नंबर पे आता था उसको अब 5 पे कर दिया। तो लोअर्स एंड जो अभी तक ग्रेजुएट कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं लोग को, उनके लिए एक ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है कि उनको फिर से सब कुछ दोबारा से उसकी कौन सी जगह पर क्या माना गया उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कियोस की थोड़ी सी कंडीशन बना दी गई है, ये थोड़ा गलत हुआ। तो ये कुछ यहाँ के कंसर्न भी हम याद कर सकते हैं जो कि पहले के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आए हुए थे। तो आई थिंक हमारा मेंस और प्रीलिम्स के हिसाब से वो जो पूरा आर्टिकल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हिलाल अहमद द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, ए मोरल फेलियर। कहते हैं पार्लियामेंट एक जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। पता है ना, ऊपर मैंने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार पार्लियामेंट से एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है पूरे के पूरे विंटर सेशन के लिए, जो कि ज़्यादा दिन का था भी नहीं, जस्ट फ्राइडे तक का ये विंटर सेशन अभी रहता है। फ्राइडे को विंटर सेशन खत्म होने वाला है, आज थर्सडे है, और इसी के लिए यहाँ पर सस्पेंशन हुआ था।
खैर अब यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो सस्पेंशन है ना, ये एक्चुअली में कभी कोई ओपोजिशन के मेंबर्स को निकाल दे रहे हैं या फिर कभी ओपोजिशन के मेंबर्स कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब इंस्टीट्यूशनल वीकनेस को दिखा रहे हैं। देखिए हर चीज़ इस समाज में एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है और जब तक ही आप सक्सेसफुल है, जब तक आप उस इंस्टीट्यूशन को बरकरार रखते हैं। अब इसी की बात की जाए तो सोशियोलॉजी के अंदर हम पाएंगे कि मैरिज इटसेल्फ इज़ अ इंस्टीट्यूशन। शादी जो कि एक बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है इंडिया के अंदर, उसको भी एक संस्था की तरह ही देखा जाता है और वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि सब उसमें भरोसा करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है पार्लियामेंट का या पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी। जब तक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब तक ज़्यादा लोग उसमें भरोसा रखेंगे, तब तक वो चलता रहेगा। जिस दिन आपका इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो जाता है या लोग आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, उस दिन से आपका इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होगा और धीरे धीरे वो ढह सकता है। एटलीस्ट जिस बुनियाद पे वो खड़ा हुआ था वो ढह सकती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेटिक हुई थी पहले, लेकिन बाद में अब वो अपना संविधान चेंज कर रहे हैं। आप कॉन्गो का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, चिली का एग्जांपल ले सकते हैं कि 70 साल के अंदर ही उन लोगों ने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है बैठकर। तो ये क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशन फेलियर ही होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है ना, इसके मोटा मोटी 4 कारण है। 4 रीजंस यहाँ पर ऑथर को दिखाई दे रहे हैं। ऑथर हिमसेल्फ इज अ प्रोफेसर और ये बताते हैं कि अगर 4 रीजंस के हिसाब से देखा जाए, जो पहला कारण है ना, वो ये हो रहा है कि जो आइडिया ऑफ लेजिस्लेटिव डिस्कशन होता था, वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए वो अपना अस्तित्व खो चुका है। पॉलिटिकल डिस्कशन क्या होता है, देखिए कोई भी मुद्दा, ऐसा बोला जाता है कि ऐसा इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इतनी बड़ी कि जिसको बैठकर बात करके सुलझाया ना जा सके। तो इसीलिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है फॉर ह्यूमन स्पीशीज़, राइट। हम इंसानों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। हमारे हर प्रॉब्लम, हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे हो सकता है अगर आप ठीक से संवाद करना जानते हो तो। इसीलिए डिस्कशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी में डिस्कशन को अहमियत दी है ताकि लोग बैठे बात करे। एक अगर गलत भी कह रहा है तो दूसरा उसको करेक्ट करे। वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस खो चुकी है, क्योंकि बहुत ऐसा टाइम हो गया। प्रोटेस्ट में भी हमने देखा था कि यूजुअली जो एमपीज होते हैं वो प्रोटेस्ट किन किन कारणों से करते हैं। तो उसमें हमने पाया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कारण से कर रहे हैं। फिर हमने पाया कि कुछ एमपीज की बातें नहीं सुनी जाती हैं, उनके डिस्कशन नहीं सुने जाते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार कुछ एमपीज जो है, मिनिस्टर्स का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं होता है, वो उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, इस वजह से एमपीज अपना प्रोटेस्ट करते हैं। वो हमने कैसे पता लगाया था, पास्ट के प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए पता लगाया था कि पास्ट में भी क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं के कारण की वजह से अभी भी ऐसा हो रहा हो, राइट। तो पास से हमने सीखा। अब हम यहाँ पे बात करें तो यहीं पे ऑथर भी, जो कि हलाल अहमद है, वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है कि डिस्कशन जो है वो यहाँ पर होता ही नहीं है ढंग से। सभी, खासकर जब ये कोएलिशन की पार्टीज है, खासकर जब से एंटी डिफिक्शन लॉ आया है 2003 से 2003, कौन से शेड्यूल में है, कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल। अब इसमें क्या है, इसके अंदर देखिए, अब हमें थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पे जाना पड़ेगा, आर्टिकल को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है किसी एमपी के लिए, उसकी पावर को लिमिट करने के लिए, वो 3 तरीके से की जा सकती है। पहली किस तरीके से की जा सकती है, पहली हम यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन या फिर कोई एक्शन समझ सकते हैं कि किसी एमपी के खिलाफ एक्शन कैसे लिया जा सकता है। पहला होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नियम और कानून बताता है कि ये अगर नहीं होंगे तो उसको, जैसे कि उसकी अगर एज कंप्लीट नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, इंडिया का सिटीजन नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, ये सारे कारण हैं। दूसरा जो है वो होता है आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, राइट, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये क्या है, ये एक्ट आपका बताता है कि इलेक्शन पहले से ही हो रहा है, यानी कि इलेक्टोरल है। इलेक्शन कमीशन को ये इतनी पावर देता है, कमिश्नर को, फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी के इलेक्शन को वॉइड घोषित कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग, अभी तक ये कौन सी चीज़ें थी, इलेक्शन से पहले के डिस्क्वालिफिकेशन थे। हो सकता है कि इलेक्शन हो चुका हो सकता है वो एमपी बन चुका हो, लेकिन इलेक्शन से पहले जो मांग थी अगर वो पूरी नहीं हुई तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। थर्ड, यहाँ पर खुद पार्लियामेंट ने बना रखा है 10th शेड्यूल ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है हमारे टोटल अभी 12 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि 25 पार्ट्स के अंदर बटे हुए हैं। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बातें बताई गई हैं। ये जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है ये है 10th शेड्यूल, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एक समय भारत की पॉलिटी में ऐसा आया, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, संविधान में ओरिजिनली नहीं था, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। लेकिन समय जब बढ़ा तो एक समय ऐसा आया कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, वो बार बार एक पार्टी को छोड़ के दूसरी की तरफ चली जाती थी। कोई भी एमपी अपनी सीट छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफेक्शन क्या होता है, दल बदल होता है। तो दल बदल जो चलता था, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई की कभी गवर्नमेंट गिर जा रही है, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर रही है, 3-3 साल गवर्नमेंट्स चल पा रही है, कभी 3-3 साल भी नहीं चल पा रही है। तो इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर एमपीज और पार्लियामेंटेरियंस ने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलके यहाँ पर एक एक्ट लेके आए, एक शेड्यूल बनाए, ताकि ये सारी चीज़ें रुक सके। बिकॉज इट वॉज अ बैड डिसीजन, जो भी ये हो रहा था वो गलत हो रहा था। उसी के बाद आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है ये कुछ कानून, कुछ नियम रख देता है। ये कहता है कि अगर कोई एक एमपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो एमपी नहीं रहेगा। लेकिन अगर 1/3 नॉट 1/3 2/3, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 100 मेंबर है, ठीक है, 100 मेंबर है जो आपके लोकसभा में पहुंच चुके हैं। इन 100 मेंबर्स में से अगर 66 या 67 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कहते हैं कि हम दल बदल करना चाहते हैं, हम अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो इसको एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं माना जाएगा। लेकिन 2 जा रहे हैं, 4 मेंबर जा रहे हैं, 5 मेंबर जा रहे हैं, तब उनको डिफेक्शन और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे ही है जैसे कि एक नॉमिनेटेड मेंबर है। हमें पता है कि लोकसभा के अंदर नॉमिनेशन होता है, राइट। तो ये जो नॉमिनेशन होता है इसके अंदर 12 सदस्यों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। वाई, हुज प्रेसिडेंट यहाँ पर इनको नॉमिनेट करते हैं और इनको एज अ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हैं। अगर कोई नॉमिनेट मेंबर जो है वो अगर 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो कोई परेशानी नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद अगर आप फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो देखिए, इतना सब समझाने का, स्टैटिक को ये सब कुछ बताने का एक्स्ट्रा आर्टिकल से मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद यही था कि जो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग एमपीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे अभी डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है और नॉट डिस्क्वालिफिकेशन, सस्पेंशन हो रहा है, तो हर चीज़ ये की गई है ताकि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो सोवरन ना हो जाएं, उनके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पर सिस्टम ऐसा रहना चाहिए। अब ये जो आता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक और नियम आया जो कहता है कि अगर कोई एमपी, कोई भी एमपी है और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, मान लीजिए कांग्रेस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं या बीजेपी का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। बीजेपी के कोई एमपी हैं, ठीक है, अमित मिनिस्टर नहीं लेते हैं, जस्ट मिनिस्टर को छोड़ के किसी का भी नाम आपके मन में आ रहा हो तो उनको आप अज्यूम कर सकते हैं। तो वो एज अ मेंबर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई चीज़ अपनी तरफ से बोलती है कि हम इस चीज़ के ऊपर है, हमें वोट करना है, तो हम अगेंस्ट में वोट करेंगे या फिर फॉर में वोट करेंगे, या तो हम खिलाफ करेंगे या फिर उसके साथ रहेंगे। अगर इस पॉलिटिकल पार्टी, जो कि कौन बताता है, विप यहाँ पर बताएगा। विप कौन होगा? एक तरीके से मॉनिटर की तरह आप इसको देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। अगर वो कहते हैं कि इनको वोट करना, इनको नहीं करना, और अगर एक मेंबर अपनी इच्छा से किसी को वोट नहीं करता है, जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी मना कर रही थी, या फिर वो एब्सेंट हो जाता है, वो वोट ही नहीं करता है, अपने आप को एब्सेंटी कर लेता है, तो भी 15 दिन के अंदर अंदर उसकी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसकी निंदा नहीं करती है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारे जो डर हैं, ये भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है। ये सारे एक जो डर बैठा दिए गए हैं, उसकी वजह से एक हेल्दी डिस्कशन जो होता था, अब इसके फ़ायदे भी हैं कि अब डिफेक्शन ज़्यादा टाइम तक नहीं देखने को मिलता, इतना दल बदल नहीं देखता, एमपी इधर से उधर डोल नहीं रहे हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं कि अब जो एक इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है तो वो सभी को मानना होता है। तो ये एक हेल्दी डिस्कशन यहाँ पर नहीं है। मैंने 3-4 रीजंस आपको बताए कि डिस्कशन में प्रॉब्लम क्यों है। सेकेंड, हम देखेंगे कि प्रोफेशनलिज्म, दूसरा कारण यहाँ पर बताया गया है कि प्रोफेशनलिज्म में पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम आ चुकी है। ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से जब हमारा कॉलोनियल से पीछा छुड़ा था, ब्रिटेन के जो रूल है वहाँ से हम लोग बाहर निकले थे, तो हमारे माइंड में ये बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ था नेशनल मूवमेंट्स के साथ, या उस समय पे जो
फाउंडिंग फादर्स हमारे थे, जो हमारे प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उसके बाद जो और मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब इस समय को जी रहे थे। और इस समय को जीने के बाद उनको बिल्कुल ये बात हमेशा से समझ में आता था कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के लिए। और ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि लेकिन अब इसका थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा ढीला होता दिखाई दे रहा। हो सकता है कि समय की मांग के हिसाब से अब हम लोग वो चीज़ नहीं देख रहे हैं या उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। थर्ड फैक्ट हमें यहाँ पे पता चलता है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट के बारे में। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक नई तरीके से कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, एक नया इलेक्टोरल बनता है। इलेक्टोरल जब होता है, अब इलेक्टोरल क्या होता है? इलेक्टोरल जो होता है यानी एक इलेक्शन में एक MP या MLA या हुएवर, कोई भी इलेक्शन पंचायत के लिए कोई उठ रहा है तो वो अपना एक इलेक्टोरल बनाता है, जिसके अंदर वो एक डॉक्यूमेंट्स होगा जो बताएगा कि अगर आप मुझे नियुक्त कर लेते हैं तो मैं आपके लिए ये काम करवाऊंगा। मान लीजिए एक पेज है, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर अब ऑथर बताते हैं किस प्रकार आज की जो पॉलिटिक्स है ना, वो बस इलेक्टोरल वादे ही कर रही है। अलग अलग जगह पर अलग अलग वो उससे ज़्यादा बोल रहा है, कॉम्पिटिटर दो खड़े हुए हैं, ये कॉम्पिटिटर नंबर 1 है, ये कॉम्पिटिटर नंबर 2 है, ये इनसे ज़्यादा वादे कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा कर रही है, इनसे ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकलिटी को नहीं देख रहे हैं, बस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। और इसी वजह से यहाँ पर इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आ गया है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप इतने ज़्यादा झूठे इलेक्टोरल बना देते हो कि फिर आप उनको पूरा नहीं कर पाते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। ये जो कॉम्पिटेटिवनेस है ना इतनी ज़्यादा कि मुझे इससे लड़ना है, इसको मुझसे लड़ना है, तो ये भी इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर बनाए जा रही है अंदर ही अंदर। और सबसे लास्ट अगर देखा जाए तो लास्ट यहाँ पर है कि एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल मोरालिटी का। क्या होती है मोरालिटी? मोरालिटी होती है आपके अंदर की वो एक अच्छाई की बातें, इथिक्स की वो बातें जो आपको कहती है कि ये काम ठीक है, ये चीज़ें गलत हैं। तो जो गलत और ठीक के भेदभाव को भूल जाए वो पॉलिटिकली डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब कि कम होते जा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। इसीलिए ये एक पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम होना चाहिए कि पॉलिटिकल मोरालिटी को सबसे ऊपर रखा जाए और उसके बाद में ही फिर से यहाँ पर कुछ संशोधन चाहिए, राइट? कि अभी तक जो हो रहा है उसके ऊपर सभी को यहाँ पर एज अ सर्वे करना चाहिए और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि देखिए अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। किसी ने भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है और उसके अंदर हमारा प्रेम्बल होता है, राइट? प्रेम्बल क्या है? एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट संविधान हमारे पास है, इतना मोटा इतना बड़ा संविधान है, उसका पूरा सार प्रेम्बल है। इतने बड़े का प्रेम्बल है। क्या होता है प्रेम्बल? प्रेम्बल हमें बताता है 4 चीज़ें। पहली चीज़ें बताता है सोर्स, कि प्रेम्बल का जो पावर का सोर्स है वो कहाँ से है, किससे मिलता है। दूसरी चीज़ें बताता है नेचर, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका नेचर क्या है। थर्ड बताता है ऑब्जेक्टिव, कि हमारी जो गवर्नमेंट आएगी, जो स्टेट आएगी, जो नेशन बनेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रेम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। और फोर्थ क्या होता है? डेट, यानी किस डेट को ये शुरुआत की जा रही है। तो सोर्स की अगर हम बात करते हैं प्रेम्बल के अंदर, तो सोर्स हमें पता चलता है कि पीपल ऑफ इंडिया, यानी सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा संविधान खुद अगर किसी से पावर लेता है, देखिए हमें समझना होगा सबसे पहले कि गवर्नमेंट की पावर कहाँ से आती है। हमारी एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन नहीं है, वो बिल्कुल भी सॉवरेन नहीं है। वो सुपीरियोरिटी हम मान सकते हैं कुछ केसेस में कि वो थोड़ा सुपीरियर है, लेकिन सॉवरेनिटी तो बिल्कुल नहीं है। सॉवरेनिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी? सॉवरेनिटी आपको देखने को मिलती है ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पर अगर जुडिशरी भी कुछ कह रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किंग भी कुछ कह रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया वो ही सत्य बन गया। ये होती है सॉवरेनिटी। लेकिन अगर इंडिया के अंदर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई बिल या कोई आपका एक्ट बन जाता है पार्लियामेंट से और वो एक्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस और हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये दोनों चीज़ों का टेक्निक का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है। अगर वो कह देता है किसी वजह से कि नहीं ये ठीक नहीं है, काटो इसको, तो वो बिल नहीं बन पाएगा। तो क्या हुआ कि पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम नहीं हुई यहाँ पर, तो ये चीज़ें नहीं है। अब
पार्लियामेंट की पावर का सोर्स क्या है? पार्लियामेंट की पावर का सोर्स होता है खुद कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना ही क्यों है? थोड़ा सा अगर आप पॉलिटिकल लॉजिक के साथ समझेंगे तो आप समझिए कि संविधान को क्यों बनाया गया है? टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ताकि जो लिमिट है पावर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर उसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाए। और वो किस वजह से होती है? डेमोक्रेसी से होती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है कि किसी उसका भी हो, अथॉरिटेरियन कंट्री के पास भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो आपका क्या कर रही है? पावर के ऊपर थोड़ा सा लिमिट लगा रही है। अब हमें समझ में आ गया कि जो भी हमारे सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो पावर लेते हैं संविधान से। अब सवाल उठता है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो संविधान को शक्ति मिलती है पीपल ऑफ इंडिया से, आम नागरिकों से। यानी जो संविधान के शक्तियाँ हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आम इंसान के ऊपर। ये हमारे फाउंडिंग फादर का बिल्कुल इस तरीके से मानना था और उन्होंने इसी तरीके से इस बात को प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है। फिर नेचर की बात करते हैं तो हमें पता है कि नेचर क्या है? सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, राइट, रिपब्लिकन है। तो ये सब हमारे नेचर हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? लिबर्टी दिलाना है लोगों को, फ्रेटर्निटी देना चाहिए, सभी को एक साथ रहना चाहिए, और लिबर्टी अलग अलग होगा। फिर जस्टिस होना चाहिए सभी के साथ, न्याय होना चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। तो अगर प्रियम्बल को आप बहुत डिटेल में और ऐसे टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आराम से ये बात समझ में आएगी कि प्रियम्बल और हमारा संविधान या हमारी जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है, एक पुलिस स्टेट नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टैटिक और जो मैंने मिक्स करके पढ़ा है इसकी वजह से आर्टिकल ज़्यादा समझ में आएगा। और मेंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि ये मुद्दा अभी हुआ है, इस साल ऐसा हुआ है ना कि जब से संविधान बना है सबसे ज़्यादा अभी इसी साल अभी कि इसी समय पर जो लोग हैं वो एमपीज़ की पद से उनको सस्पेंड कर दिया गया है सेशन के लिए। तो हो सकता है मेंस में ये सवाल आ जाए, तो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी था। नेक्स्ट हम चलते हैं बियॉन्ड ऐप एंड कोचिंग क्लासेस। देखिए ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है सुजिता राव के द्वारा, और ये कहती हैं, ये खुद यूनियन की सेक्रेटरी हैं हमारे गवर्नमेंट के अंदर, और ये बता रही है कि किस प्रकार से जो कोचिंग क्लासेस हैं वो कैसे एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, और क्यों पढ़ रहा है, क्यों। तो बेसिकली देखिए इसको छोटे में समझते हैं। पहली बात कि क्योंकि स्टडी को, क्योंकि जो पढ़ाई है उसको एज अ बिजनेस बना रखा है, और इसी वजह से बहुत सारे एडुटेक भी यहाँ पर आए थे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो हमें पता चलता था। ये एजुटेक्स जो है अब इसमें प्रॉब्लम ये बताती है कि ये ज़्यादातर ध्यान देते हैं कॉम्पिटिटिवनेस को। ये क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे एडुकेट जो एडुटेक जो है वो जो चल रहे हैं वो इस कारण से चल रहे हैं कि उनको या तो यूपीएससी क्लियर करवाना है, या नीट क्लियर करवाना है, या फिर आईआईटी क्लियर करवाना है। तो ये जो एग्ज़ाम्स की बाउंडिंग लेके चल रहे हैं ना, और पेरेंट्स भी यहाँ पर बहुत पैसा दे देते हैं। ट्यूशन्स फीस जो होती है यूजुअली अगर आप स्कूल में जाएंगे तो आपको ₹1000 तक महीना देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इनके ऊपर आपको कितना देना पड़ेगा? यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 10,000 से लेके 40,000 रुपये तक। ये 40,000 रुपये, तो ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स भी क्योंकि उनको लगता है कि करियर बन जाएगा बच्चे का तो वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये भी पता चल रहा है कि ये कितनी गलत कंसेप्ट है कि आप सिर्फ एक किसी को डरा कर उनसे पैसा ले रहे हैं, एक तरीके से उनके मन में एक उम्मीद डालकर ये काम किया जा रहा है। तो एज अ एजुकेशन जो है वो बिल्कुल पॉलिटिशियंस के लिए एंड यहाँ पर आपकी जो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इनके लिए एक बिजनेस है, एक प्रॉफिट का वे है। कुछ ऐसी कंपनीज का भी एग्जांपल देते हैं जैसे बायजूस का, कि बायजूस जो है वो किसी आपके बेसिकली एग्ज़ाम को काउंटर ना करके कंसेप्ट्स पे ध्यान देते थे कि कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, 3D एनिमेशन होनी चाहिए। तो वो एकदम से फेल हो चुका है, राइट, क्योंकि उस चीज़ पे लोगों का ध्यान ही नहीं है। इवन पेरेंट्स ऑल्सो नॉट वांट दैट। पेरेंट्स भी क्या चाहते हैं कि ज़्यादातर उनके जो बच्चे हैं वो फर्स्ट सेकंड आए और किसी करियर को अपना बनाए, किसी को चूज़ करें। खासकर ये जो 3 करियर मैंने आपको ऊपर बताए उन्हीं को, और यहीं पे इनको ये प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। फिर ये कहती है कि किस प्रकार से चाइना जैसी कंट्री जो हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि क्लास 1 से लेकर और क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं, क्लास
6 हो गया, ये 5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आप कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड ट्यूशन वगैरह या नहीं दिला सकते, या कोई भी एजुकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, कोई डिजिटल आपकी टेक्नोलॉजी या सहारा है उस चीज़ का नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जो क्लास 5 तक के बच्चे होते हैं ना, इनमें सेल्फ लर्न करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ये खुद से नहीं सीख सकते। अगर आप इनको सिखाएंगे, खुद से इन पे फोर्स डालेंगे, तो उसके बाद जो रिजल्ट होंगे, रेपरकशन जो होंगे वो काफ़ी बुरे होंगे। बच्चे का जो पढ़ाई के प्रति एक मोह होना चाहिए वो यहाँ पर ख़त्म होता दिखाई देगा, वो डरने लगेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस भी दिखाए गए कि इतना ज़्यादा पेरेंट्स बर्डन डालते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उसके अलावा मेंटल हैरेस होते रहते हैं। तो ये सब क्या है कि पेरेंट्स जो है वो स्कूल के साथ साथ जो इतने ट्यूशन साथ साथ में दे देते हैं, इतना बर्डन एक बच्चे पर हो जाता है, वो एक गलत है। और ख़ासकर जब ये अब नया एक कोचिंग क्लासेस के तरीके से निकल के आ रहा है तो वो और भी गलत हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन यही है कि जो पेरेंट्स हैं प्लस गवर्नमेंट है, ये तीनों यहाँ पर आके एजुकेशन को एज अ सोशल बिजनेस बना दे, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल बिजनेस। सोशल बिजनेस क्या होगा कि अलग अलग जो वॉलंटियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी इस बात को समझे और वॉलंटियर सामने आए, स्वेच्छा से जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सामने आकर वो पढ़ाएं बच्चों को एक अलग तरीके से। और ज़्यादातर ये जो एक नया स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्यों ना इस चीज़ को बदल कर सिर्फ जो गवर्नमेंट के स्कूल है, जो अलग कंट्रीज़ है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में जाना ही नहीं चाहता है, राइट? क्योंकि उनके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर फैसिलिटी इतनी अच्छी बनाई गई, इतने अच्छे मॉडल्स है। जैसे कि दिल्ली के कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को उसी मॉडल के ऊपर चलाया गया था, नॉर्वे स्वीडन के मॉडल्स के ऊपर। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ये जो इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है एजुकेशन का उसकी तरफ। चलिए, ये तो बिल्कुल सही बात थी, हम इस पर आंसर भी आता है तो अब लिख पाएंगे, राइट? नेक्स्ट हम चलते हैं, ट्रम्प डिस्क्वालिफिकेशन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। जस्ट ये एक बात समझ लीजिए कि एक कोलोराडो की हमने कल ही देखी, कल हमने क्या बात की थी? कल हमने बात की थी आर राजा मोहन जो हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि किस प्रकार से यूएस और रशिया के रिलेशन थोड़े से चेंज होने वाले हैं अगर ट्रंप यहाँ पर इलेक्शन में दोबारा आ जाते हैं। तो यूएसए के अंदर भी 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाला है, रशिया के अंदर भी 2024 के अंदर, और इत्तेफाक देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर भी। ऑल्दो यूएसए में 4 साल की गवर्नमेंट होती है, इंडिया में 5 ईयर्स की गवर्नमेंट होती है। तो ये अलग अलग एक पैटर्न हम देख पाएंगे। तो उसी इलेक्शन के लिए कोलोराडो जो कि एक स्टेट है यूएसए के अंदर, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर और स्टेट का डिफरेंस क्या है यूएसए में। हम देख पाएंगे कि सेंटर और स्टेट के अंदर यहाँ पर यूएसए जो है उसमें हमारा जिस तरीके से काम करता है स्टेट एंड सेंटर का, या फेडरलिज्म इसको बोलेंगे, जो रिलेशन होता है वो यूएसए के अंदर सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि हमारी जो पावर है वो सेंट्रल स्टेट की, वो 7th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बटी हुई है, राइट? उनको 3 लिस्ट के अंदर डाला गया है। पहली जो लिस्ट है वो होती है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर 81 आर्टिकल्स हैं। दूसरी लिस्ट है वो है आपकी स्टेट लिस्ट, जो कि सम 54 आर्टिकल्स को रखती है। और थर्ड जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समावर्ती लिस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये जो 3 लिस्ट आप देख पाएंगे, ये 3 लिस्ट के अंदर अलग अलग पावर्स दी गई है। यूनियन के अंदर जैसे डिफेंस आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, ये सारी पावर किन के अंदर है? यूनियन के अंदर। स्टेट के अंदर एजुकेशन आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, ये सारी पावर है स्टेट के अंदर। और कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कंकरेंट है कि जिनके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों ही बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन को भी यहाँ पर कंकरेंट के अंदर रखा गया है। तो ये जो हम देख पाएंगे यहाँ पर जो सर्वेज होते हैं, सेंसस होती है, वो यूनियन में आ जाती हैं। तो ये कुछ पावर्स हमने बांटी गई हैं, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने इन पावर्स को बांटा है। इसके अलावा संविधान ने एक और काम किया। इसके अलावा संविधान ने बोला है कि आपको जो ये कंकरेंट लिस्ट है इस पे यूनियन कोई भी लॉ बना सकती है, राइट? और स्टेट भी कोई भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर दोनों ने एक साथ कानून बना दिया, स्टेट ने भी मान लीजिए कोई कानून बना दिया जो सेंटर से काम नहीं कर रहा है या विपरीत जा रहा है, और सेंटर ने भी कोई कानून बना दिया इसी लिस्ट से, तो जो सेंटर या यूनियन का बनाया हुआ कानून है वो ही मान्य माना जाएगा, स्टेट का यहाँ पर हट जाएगा। तो एक तरीके से हमारा जो सेंटर है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट से, राइट? एक तो ये फ़र्क है।
दूसरा हमें समझ में आता है कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो सभी यूनियन के अंडर आती है, ऑल्दो वो लोग उसके अंडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम जुडिशरी की तरह है कि सबसे पहले ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा फिर आपका हाई कोर्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो सबमर्ज्ड होती तो फिर सभी स्टेट्स में एक ही तरह की पॉलिटिकल पार्टी आती। लेकिन स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनका सोर्स क्या है, वो एक ही है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो पावर का सोर्स है। आपके यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी हमने 7th शेड्यूल बताया और वही पावर दे रहा है स्टेट को भी। लेकिन जब हम जाते हैं यूएसए के ऊपर तो हमें पता चलता है कि यूएसए के स्टेट और यूनियन का रिश्ता कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, खुद का सुप्रीम वहाँ का कोर्ट होगा, और सेंटर के बाद खुद का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 50 स्टेट्स यूएसए के अंदर है और 50 स्टेट में से 2-2 मेंबर ही आपके जो पार्लियामेंट है, वहाँ का कांग्रेस जो होगा, उसके अंदर आते हैं। तो मैं कल भी आप लोगों को समझाया था कि यूएस के अंदर जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसको एज अ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज है। पहली होती है आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि अपोजिशन है, और रिपब्लिकन। अभी रिपब्लिकन क्योंकि आप देख पाएंगे इसमें है पावर में है, तो इसी वजह से हम देखेंगे कि अभी नया जो इलेक्शन होगा वो अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में होने वाला, ट्रम्प के बीच में होगा, और हो सकता है जो बाइडन रहे, जो भी प्रेजेंट वहाँ के आपके प्रेसिडेंट है, या और कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक स्टेट है कोलोराडो की, जिसकी खुद की अलग अलग पावर है, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट इसको बोलते हैं कि क्योंकि यूएसए के आपके जो सेक्शन 3 है, अमेंडमेंट 14 हुआ था, उसके अंदर ये लिखा गया कि कोई भी इंसान अगर एज अ सेनेट में रहकर, सेनेट क्या होती है वहाँ की पार्लियामेंट, क्योंकि सेनेट जो होता है वो हाउस होता है बेसिकली, पार्लियामेंट कांग्रेस हो गया है, फिर जैसे हमारा लोकसभा है, फिर राज्यसभा, इसी तरीके से उनका सेनेट होता है, और एक फिर क्या होता है, होल्डर्स हाउस भी होता है। तो जो कोई भी सेनेट में अगर जा चुका और सेनेट के अंदर जाने के बाद वो किसी भी अगर प्रोटेस्ट के अंदर स्टेट के खिलाफ कुछ भी करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसी कोलोराडो का ऑब्वियसली है। तो इसीलिए अब इससे फ़र्क क्या होगा, क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? ये रिश्ता समझिए, अगर ये इंडिया में होता तो हाँ वो नहीं लड़ पाते, क्योंकि संविधान के अंदर ऐसा लिखा था। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ स्टेट के संविधान के अंदर लिखा गया है, तो इस वजह से वो उस स्टेट से अपनी सीट पर एज अ कॉन्क्वेस्ट नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। वो किसी और स्टेट से लड़ लेंगे, लॉस एंजलिस से लड़ लेंगे, राइट, या कहीं और से वो उठ सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है, मतलब इस पर ज़्यादा इफेक्ट इसका कोई खास सा पड़ने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि है ग्रीन वॉशिंग। देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एटलीस्ट फॉर जो आपका प्रीलिम्स होता है वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी को ऐसे वर्ड्स की डेफिनेशन देना उसका कहीं ना कहीं एक फेवरेट पार्ट है जिसमें समझ आना चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से आपको समझा देती हूँ कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। ग्रीन वॉशिंग होता है, ग्रीन से हम पहले समझेंगे ग्रीन क्या होता है, यानी कि ग्रीन वॉशिंग सबसे पहले इस तरीके से समझिए कि कोई चीज़ ऐसी है ग्रीन जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो हाँ ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वॉशिंग। अब ये जो वॉशिंग होता है इसको मनी लॉन्ड्रिंग जो बोला जाता है, तो ये ब्लैक उसमें भी यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये वॉशिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है सो दैट एनवायरनमेंट के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। अब आप इन शब्द को ब्रेक करने के बाद अगर हम रियल मीनिंग पे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कुछ ऐसी कंपनीज के लिए, ऐसे इंसानों के लिए बनाया गया है जो ये क्लेम करती हैं, फॉल्स एडवर्टीजमेंट देती हैं, फॉल्स गलत जो आपकी एडवर्टीजमेंट होती है उनको देकर ये बताती है कि हम तो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हमारा जो काम है उससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है या कम नुकसान हो रहा है। तो ये जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट है ना, इसके ऊपर अगर वो ऐसा बताते हैं तो इसको बोला जाएगा ग्रीन वॉशिंग। ऐसा ही कुछ मुकदमा आया है ब्रिटेन के अंदर से कि कुछ वहाँ की यूरोप यूनियन के अंदर जो है वहाँ की 3-4 ऐसी एयर फ्लाइट्स थी जिन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सस्टेनेबली चलिए, आप उड़ान करिए, एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी फ्लाइट्स का एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, पॉल्यूशन होता है। तो इसी वजह से उनको बैन कर दिया गया है, फिर ग्रीन वॉशिंग का टैग दे दिया गया है कि आप लोग ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो, आप लोग झूठे क्लेम दे रहे हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जबकि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट से कुछ और बताऊं तो क्योंकि यहाँ पे एयर फ्लाइट्स की बात थी तो हमें पता होना चाहिए कि पोल्यूशन में एयर जो या एविएशन का जो सेक्टर है वो 2.5% तक कंट्रीब्यूट करता है, जो कि अमाउंट में ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ग्रो बहुत स्पीड से कर रहा है कि ये बढ़ने वाला है, हो सकता है कि ये 4 साल में 2040 तक या 10 साल के अंदर ये क्या बन जाए, आपका 2.5 से बढ़ के 5 to 6% हो जाए, क्योंकि ग्रोथ बहुत हो रही है, लोग ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक समस्या का विषय
बिल्कुल दिखाई देता है। नेक्स्ट हम चलेंगे वाई गार्लिक प्राइसेस आर अप एंड विल स्टे फॉर नाउ। क्या कह रहे हैं, देखिए गार्लिक के जो प्राइस है वो बढ़े हुए हैं, इसका दो कारण है, सिंपली हम समझते हैं। पहला कारण जो है वो है आपका लेट हार्वेस्ट, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो 2-3 पार्ट्स में बटा हुआ है। मेनली जो 2 पार्ट है वो कौन से पार्ट होते हैं, एक होते हैं आपकी खरीफ का सीजन होता है समर के अंदर, जून जुलाई के अंदर जब कोई भी आपकी हार्वेस्ट के लिए क्रॉप डाली जाती है तो खरीफ की क्रॉप कहलाएगी। दूसरा होता है राबी का सीजन अभी फिलहाल चल रहा है, क्योंकि राबी नवंबर और सितंबर के बाद डाली जाती है, यानी कि नवंबर सितंबर में इसको रखा जाता है। अब की बार गार्लिक जो है वो एक खरीफ फसल है, यानी कि उसको जून जुलाई में हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मॉनसून यहाँ पर डिले हो गया, क्योंकि बारिश खुद ब खुद 10-15 दिन डिले हो गई, तो उसी कारण से ये जो खेती है ये भी 10-15 दिन डिले हो गई, और डिले हो गई तो ये लेट वहाँ से निकल के आती है, लेट निकल के आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये चाहिए होगा, जैसे कि 2 तरीके से इसमें बनाया जाता है। जैसे कुछ स्टेट्स है जो तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका की हैं, वो इसको खरीफ में बोती हैं जून जुलाई में, और कुछ हैं जो सितंबर के बाद बोती हैं। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम हो गया कि डिले होने की वजह से इसके रेट जो है एक तो वो बढ़ गए। दूसरी बात ये है कि रेट के अलावा पहले जो पिछले साल इसी समय का टाइम देखा जाए तो गार्लिक 40 रुपये केजी मिल रहा था, लेकिन अब ये हो चुका है 200 से 250 रुपये केजी, और 3 महीने पहले ये था 150 रुपीज़ केजी। तो ये बहुत ज़्यादा आपको चेंज दिखाई देने पड़ेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। फिर एक प्रीलिम से रिलेटेड आ जाता है, तो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है हमारी जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गार्लिक यानी कि लहसुन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये जो टोटल नंबर कितना प्रोड्यूस करती है इंडिया के अंदर, ये 62% के अराउंड कुछ करती है, 63%। और उसमें भी हम देखें तो टोटल जो होता है वो इंडिया के अंदर 31.64 लाख टन एनुअली निकाला जाता है। इसमें से अगर हम देखें 62%, तो ये केवल और केवल मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं बिहार टू डेवलप सीता बर्थ प्लेस हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी ऑफ मिथिला रीजन। देखिए ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये रीजन है आपका, ऊपर यहाँ पर नेपाल देख पा रहे हैं आप, इधर ये आप पुनारा धाम है, क्या है पुनारा धाम वो मैं बताऊंगी। इधर आप बिहार के स्टेट के अलग अलग पार्ट्स को देखिए, यहाँ पर मुजफ्फरनगर है, पटना इधर है जो कि कैपिटल है, यहाँ पर मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग्स का आपने देखा होगा, जनकपुर है, यानी जनकपुर जो जनक जी थे। तो यहाँ पर एक IPS ऑफिसर थे, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो एज अ हेड बन जाते हैं हेरिटेज के यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट के अंदर, और उस हेड के बाद में बिहार गवर्नमेंट यहाँ पर आकर बताती है कि आप लोग जो कुछ काम कर रहे हो, एक रिसर्च पेपर ये एक्चुअली में पब्लिश करते हैं पहले, और उसी को वो बिहार गवर्नमेंट को सबमिट भी करवा देते हैं। रिसर्च पेपर क्या बता रहा है कि पहले जो सीता जी थी उनका जो जन्म स्थान माना जाता था, जिसको सीता मंडी भी बोला जाता है, वो एक्चुअली में सच्चाई नहीं है। रेदर जो सीता है, क्योंकि ये इन्होंने सोर्स लिए हैं वाल्मीकि रामायण से, कहते हैं कि वाल्मीकि की रामायण ही है वो जो रामायण जो सभी के सोर्स बनी हुई है। जो तुलसीदास ने रामायण लिखी है वो भी यहाँ पर रामचरितमानस जो लिखा गया है वो वाल्मीकि जी की रामायण के अबोव ही लिखा गया था। तो वो वहाँ पर सीता को 4 नामों से बुलाते हैं, जैसे विदेशी के नाम से बोला जाता है, फिर यहाँ पर मैथिली के नाम से बोला जाता है। तो ये जो मथिला है ना, मैथिली, ये नाम है मिथाली के नाम से, कि ये उस जगह पे है जहाँ पर उनका जन्म हुआ। वहाँ पर स्टोरी भी है कि सीता जो है वो एक्चुअली में जनक की रियल बेटी नहीं थी, रेदर वो एक ऋषि की बेटी थी, जो कि एक क्रॉप की फील्ड में, एक खेत के फील्ड के अंदर पाई गई थी। राजा जो उनके पिता थे जिनका नाम विदेही भी था उनको, और इसी के अलग अलग विष्णु पुराण का भी यहाँ पर सोर्स लिया गया है। अब्बुल फजल की जो आईने अकबरी है जो कि ये बताती है कि मुगल प्रोवेंस के अंदर मिथिला नाम से बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होता था, और वो उसको एक परंगना के नाम से जाना जाता था उस समय पर भी। तो इसीलिए इसको माना गया है कि ये वही जगह है। और अभी यहाँ पर जो ये पुनवरा धाम जो है इसको दोबारा से बनाया जा रहा है एज अ जन्मभूमि और एज अ बर्थ प्लेस ऑफ सीता जी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है ऑब्वियसली इकोनॉमी के पेज से, जो कि बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाइनिंग इन्फ्लेमेशन विद 4% टारगेट फॉर फार अशोर्ड। देखिए क्या हुआ है, क्या बात की जा रही है। यहाँ पर बात बताई जा रही है कि RBI द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई है,
और ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है आरबीआई के द्वारा, ये रिपोर्ट का नाम जो है वो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि 1 महीने की बायमंथुअल होती है इस बार का। तो कहती है कि ये जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है ना, इसमें बताया गया किस प्रकार से आरबीआई जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन है महंगाई, उसको एक तरीके से टारगेट में लाना चाहता है, 4% के दायरे में। क्यों लाना चाहता है? क्योंकि ये उर्जित पटेल जी थे जो हमारे शक्तिकांता दास से पहले के हमारे गवर्नर रह चुके हैं इंडिया की आरबीआई के। वहाँ पर उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई थी। वो पॉलिसी क्या थी कि इन्फ्लेशन, अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है तो 2 ± 4 के दायरे में ही रहना चाहिए महंगाई के दर को। यानी कि अगर महंगाई, अगर आपका डिफ्लेशन आता है इन्फ्लेशन की जगह पर, तो क्या होगा? यानी कि वो क्या होगी? मंदी के नाम से जाना जाएगा। डिफ्लेशन क्या होगा? मंदी। ये मंदी आएगी तो इंडिया की ग्रोथ रुक जाएगी। ऑब्वियसली जो जीडीपी की ग्रोथ हमारी हो रही है इतनी अच्छी 7.6 के हिसाब से, तो वो नहीं हो पाएगी। अगर ये महंगाई ज़्यादा हो जाती है, 4 से 6 से ऊपर चली जाती है 6% से, तो फिर से आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और वैसे ही आप लोग इतना ज़्यादा मतलब रुपए की जो वैल्यू है वो डिप्राइव होने लगेगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को निपटारा करने के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि महंगाई को दर को आप 4 से 6% के बीच में रखिए, या 2 से 6 के बीच में रखिए, और सबसे बेस्ट है 4, कि 4 तक उसको रख लीजिए तो सबसे बेस्ट ग्रोथ भी होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सारा काम ठीक से चलेगा। अब हम देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस जो है वो इससे तो बहुत बढ़ा हुआ है, खासकर कोविड के बाद से ही लगातार बढ़ा हुआ है 5.4% के ऊपर। उसके अलावा हम देखें कि इसके लिए आरबीआई बहुत सारे काम कर रहा है कि इसको कैसे कम लाया जाए, जैसे कि रेपो रेट जो होता है आरबीआई का, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर से इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए रेपो रेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि बैंक से, अगर कोई बैंक है एसबीआई, उसको 4 दिन के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है, लोन देना है, वो आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा आरबीआई मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको 5 दिन के बाद, 15 दिन के बाद दे दूंगा। आरबीआई कहता है मैं दे तो दूंगा, ठीक बात है, लेकिन मुझे भी फ़ायदा कमाना है, तो आप एक काम करो, मुझे 6.5% का इंटरेस्ट दे दो। एसबीआई कहता है कि ठीक है, दे देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एसबीआई को भी पैसा चाहिए ऑब्वियसली। अब एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई ने, क्योंकि 6.5% वो ऑलरेडी आरबीआई को दे चुका है, तो एसबीआई भी प्रॉफिट कमाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो 7% पे अपने इंटरेस्ट लोन के साथ किसी और इंसान को लोन दे देगा, प्रोवाइड करवा देगा कि ठीक है आप हमें 7% इंटरेस्ट दे दीजिए। अब ये, क्योंकि यहाँ पर अगर रेपो रेट कम होता, मान लीजिए 4% होता, तो यहाँ पर ये 5 हो जाता या 6 हो जाता, मैक्सिमम 7 तक नहीं पहुँच पाता, तो लोग ज़्यादा लोन ले लेते। लेकिन क्योंकि अब ये जो लोन के रेट है वो बढ़ जा रहे हैं 7 से 8% तक, तो जो नॉर्मल पीपल हैं या जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो लोन लेने से अभी के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि नहीं तो बहुत महंगा है। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मंदी, अगर लोग स्पेंड कम करेंगे, अगर कोई चीज़ कम खरीदी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू कम होगी। सारा खेल सप्लाई एंड मार्केट का है ना, कि आपके पास सप्लाई कम है और मार्केट ज़्यादा बड़ी है तो आपकी ज़्यादा महंगी चीज़ बिकेगी। आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट कम है, लेने वाले कम है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेट कम रहेगा, राइट। तो ये खेल वो पूरा का पूरा खेला जाता है आरबीआई के द्वारा, और उसी पे वो काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने रेपो रेट को भी 6.5% से 5वीं बार तक वो हो चुका है कि 5वीं बार क्या होता है, क्वार्टर में यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी देखी जाती है, तो ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर यहाँ पर होने वाला है कि ये लोग इसको चेंज नहीं कर रहे, इतना ऊपर रख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं 2021-22 का, तो रेपो रेट यूजुअली कितना होता था, 4.5%, मैक्सिमम 4.4% ये होता था, लेकिन ये 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो आरबीआई कह रहे हैं कि दिसंबर की जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 की, वो 7% पर पहुंच चुकी है 6.5% से। पहले माना जा रहा था कि वो 6.5% से बढ़ रही है, लेकिन वो 7% पे पहुंच रही है। और यही कह रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक ब्रॉड बेस्ड एक्टिविटी यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, ताकि जो इंडिया के कॉरपोरेट हैं, प्रोफेशनल्स है, वो ज़्यादा काम कर सके, डोमेस्टिक मार्केट जो है वो लिफ्ट रहे, उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे और रियल इकोनॉमी की तरह वो काम करें। खैर, यहीं पे आज का हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल और न्यूज़पेपर दोनों एक साथ ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जो भी अभी तक यहाँ पर बना हुआ है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस आप लोगों को बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। 157 दिन यहाँ पर बाकी बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। रोज़ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल आप लोग अपना जो आपका एम है उसको कन्फर्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।